कल बेटी की शादी हो गई थी। अनिका बुआ सास को विदा करके घर के काम निपटाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद किसी काम से अंदर आई तो पाया चश्मे को हाथ में पकड़कर आराम से कुर्सी में धंसे हुए राजीव लगातार छत को देखे जा रहे हैं, इतने बेखबर कि उन्हें उसके आने का भी एहसास नहीं हो सका। घबराई हुई अनिका माथे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक रहूं या ना रहूं क्या फ़र्क पड़ता है? सब जिम्मेदारियों से मुक्ति पा चुका हूं, बस अब तो समय ही काटना है। भला ढलते सूरज से किसी को क्या आशा क्या निराशा। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी तो हमें अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाना है, उनकी किलकारियों में अपना बचपन ढूंढना है। कहते हुए अनिका ने उनकी उदासी तोड़ने का प्रयास किया। नहीं अनिका, जीने की इच्छा तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब कोमल ने संसार छोड़ा था, किंतु अभी तक उसके देहावसान के समय दिया वचन निभा रहा था। बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका हूँ, तो अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही। अनिका की आंखों में एकाएक आंसू भर आए। उन्हें अलकों पर सहेजते हुए बोली, गैस पर दूध रखा है, अभी आती हूँ। आंचल मुंह में ठूंसती हुई अनिका रसोई की ओर भागी। मस्तिष्क के आगे दिल हार गया था तथा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या 25 वर्षों के उसके त्याग और बलिदान की राजीव की नज़रों में कोई कीमत नहीं रही? किसी ने सच ही कहा है, दूसरी औरत दूसरी ही होती है। कर्तव्य की तेज धार पर चलते चलते छलनी हो जाती है, फिर भी उसके मन को कोई भी नहीं समझ पाता। उसके हिस्से में सिर्फ कर्तव्य ही आते हैं, अधिकार नहीं। पुरुष जिस अहंकार से अपने पहले प्यार को दूसरी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करता है, बिना यह जाने कि सामने वाले को कितना आघात पहुंचेगा, क्या औरत भी उतनी ही बेबाकी से अपने पहले प्यार को स्वीकार कर पाती है? कभी भूल कर भी उस प्रकरण को दोहरा दे तो कयामत आने में देर नहीं लगती। वह जानती थी कि वह चाहे कितने भी आंसू क्यों न बहा ले, राजीव पर उनका कोई असर नहीं होगा। अनायास ही मन 25 वर्ष पूर्व के पन्नों को पलटने लगा। कुलदीप याद आए थे। क्या तेज था उनके चेहरे पर, किंतु अनहोनी को कौन टाल पाया है। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही एक जानलेवा बीमारी ने हष्ट पुष्ट कुलदीप को मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। ना कोई कुछ समझ पाया और ना ही कोई कुछ कर पाया। सब मामूली बुखार ही समझते रहे। जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों में ही उसकी दुनिया बदल गई थी। गर्भ में उनके प्यार का अंश पल रहा था। उसके माता पिता का मानना था कि संतान उसके पुनर्विवाह में बाधक बन जाएगी। अभी उम्र ही कितनी है, विवाह तो करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने उसे गर्भपात कराने की सलाह दी, किंतु वह अड़ गई। एक माँ होकर वह ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? अपने ही हाथों अपने प्यार की निशानी को भला कैसे नष्ट कर देती? वह पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थी। कुलदीप के साथ बिताए 1 वर्ष में उसने जीवन की धूप छांव का अनुभव कर लिया था। वह पुनः इस बंधन में बंधने को तैयार न थी। उसका मानना था, यदि वैवाहिक सुख उसके जीवन में होता तो कुलदीप उसे छोड़कर जाते ही क्यों। अब नन्हे कुलदीप की ज्योति से ही अपने जीवन के अंधेरे को दूर करना उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया था। समय के साथ अभय का जन्म हुआ। सूनी बगिया में बहार आ गई थी। अभय के जन्म के साथ ही उसे भविष्य की चिंता प्रारंभ हो गई। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। आखिर उसे एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन अभय के छोटा होने के कारण वो असमंजस में थी कि वह इस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। उसकी मना स्थिति को समझकर उसके पिता ने उसे समझाया कि अभय की देखभाल तुम्हारी माँ कर लेगी। आज की परिस्थिति में तुम्हारे लिए नौकरी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं को व्यस्त रखने का एक जरिया भी है। आत्मनिर्भर बनकर न केवल तुम अपना खोया आत्मविश्वास लौटा पाओगी, वरन बाहर की दुनिया में व्यस्त रहकर कुछ क्षणों के लिए जीवन में आई रिक्तता को भूलकर आत्मसंतोष के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगी। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। समय के साथ उसे स्वयं अनुभव होने लगा कि इस दुनिया में एक सुंदर और जवान स्त्री का रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यदि कहीं वो अकेले जाती तो उसे लगता झट अड़ोस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती तथा पर्दों के पीछे
छिपी अनगिनत निगाहें उसका पीछा करती रहती। कभी कुलदीप का कोई सहयोगी परिवार सहित भी उससे मिलने आता तो व्यंग्यात्मक लहजे में कही बातें उसका दिल छलनी कर जाती। यह वही औरतें थीं जो कहने को तो अत्याधुनिक होने का दिखावा करती थी, किंतु उनकी सोच पुरातन पंथी ही होती है। वह उनके शब्दों में छिपे विष को महसूस कर असहज होने लगती थी। कभी कभी वह सोचती कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है। क्यों एक स्त्री दूसरी स्त्री को ढंग से पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती। इस बीच उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात चलानी चाहिए, किंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया। किसी के साथ तन मन के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके भारतीय संस्कार ही उसे चुनौती दे रहे थे। क्या अग्नि के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ पाना इतना सहज है? क्या किसी की यादों को फूल के समान तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? समय को रोक पाना संभव नहीं है। वह तो जीवन में आए आंधी तूफानों से बेखबर निरंतर अपनी निश्चित गति से चलता रहता है। एक दिन वह ऑफिस से आई तो देखा कि माता पिता दोनों ही उदास बैठे हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दीदी की देवरानी कोमल बुरी तरह जल गई है। पता नहीं कैसे कुकिंग गैस लीक होने लगी। रात्रि को बेटी राधा के लिए दूध बनाने के लिए किचन में गई। लाइटर जलाते ही आग फैल गई, जिसके कारण वो बुरी तरह जल गई है। उसके देवर के हाथ भी आग को बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गए हैं। सूचना प्राप्त कर वह भी बेचैन हो उठी। कोमल को उसने दीदी के बड़े बेटे के जन्म के समय देखा था। 5.5 फीट की गोरी चिट्टी तथा व्यवहार कुशल महिला से वह भी काफी प्रभावित हुई थी। अभी वह सोच ही रही थी कि फोन की घंटी टनटना उठी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी कांप उठे। उनका अंदाजा सही निकला। फोन पर कोमल के देहावसान की सूचना थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। दुखद समाचार सुनकर माता पिता शोक जताने चले गए। सच, इंसान भविष्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, जबकि जीवन के अगले पल का भी किसी को पता नहीं होता। मम्मी पापा लौटे तो उदास थे। कच्ची गृहस्थी थी। 9 वर्षीय पुत्र शुभम और 4 वर्षीय पुत्री राधा। एक स्त्री अबला होते हुए भी ऐसी स्थिति में घर बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित कर बच्चों की परवरिश उचित रूप से कर लेती है। वहीं सबल कहलाने वाला पुरुष ऐसी परिस्थितियों में एकदम टूट जाता है। राजीव अनिका की दीदी के इकलौते देवर थे, जिन्होंने विवाह के पश्चात कभी ये अनुभव होने ही नहीं दिया कि ससुराल में उसकी दीदी अकेली है। बेटी के होने में जब डॉक्टर ने दीदी को महीना भर के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तब राजीव और कोमल ने न केवल घर वरन नन्हे वेद की जिम्मेदारी भी शहर से स्वीकार कर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। अतः ऐसे समय में उन्हें अकेला छोड़ना दीदी को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना प्रतीत हुआ था। उसकी बुआ सास, जो अपनी बहू की डिलीवरी के कारण नहीं आ पाई थी, 1 हफ्ते बाद आने वाली हैं। यह जानकर दीदी कुछ दिन और रुक गई। उनके आने के पश्चात ही वह अपने शहर वाले घर गई, किंतु जब जब उसे उन मासूम बच्चों का ख्याल आता तब मन बेहद उदास हो जाता था। एक दिन बुआ सास ने रमा दीदी के पास फ़ोन किया। बेटी, राजीव बहुत ही अकेला हो गया है। उसकी चुप्पी सहन नहीं होती। उसके व्यवहार के कारण बच्चे भी डरे डरे रहते हैं। यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। मैं जानती हूँ कि राजीव पुनर्विवाह के लिए शीघ्र तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टूटा घर एक बार फिर बस जाए तो चैन से जी सकूं। यद्यपि बुआ जी ने स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा अनिका की ओर ही था। रमा दीदी को भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा था। यदि राजीव और अनिका मान जाएं तो 2 उजड़े हुए घर फिर से बस सकते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकता है, जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की परीक्षा के पश्चात वह मायके गई तो अनिका के विवाह की बात उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो उन्हें भी लगा कि यदि अनिका मान जाए तो वह भी निश्चिंत हो जाएंगे। अभय को देखकर कभी कभी लगता कि उसका बचपन कहीं खो गया है। यहाँ तक कि अनिका भी अपने जीजा जी के साथ पिछले कुछ वर्षों से उतनी सहजता से बातें नहीं कर पाती थी। विधवा होने पर किसी ज़रूरत पर भी किसी मर्द से बात करो तो ये समाज उसका गलत मतलब ही निकालता है।
अनिका की इसी मना स्थिति का फायदा उठाकर एक दिन रमा दीदी ने कहा, अनु, जिंदगी को सहजता से ले। माना तू कुलदीप को बहुत चाहती थी तथा उसकी यादें अभी भी तेरे दिल में बसी हैं, लेकिन उन यादों के सहारे तो जीवन काटा नहीं जा सकता। यह सत्य है कि तू अभी जवान है, सुंदर है, आत्मनिर्भर है, अकेले रह भी सकती है, किंतु तब क्या होगा जब तू आईने के सामने आने से डरने लगेगी। माँ पिताजी कब तक तुम्हारा साथ देंगे। माना आज भाई तुम्हारे दुख से दुखी तथा तुम्हारे सुख से सुखी होता है, लेकिन क्या भरोसा कि कल वह अपने दायित्वों के बोझ से दबकर मुख नहीं मोड़ लेगा। अभय की ओर देख, छोटी सी उम्र में ही वो कैसा हो गया है, सहमा सहमा सा चुपचाप अपने अंतः कवच में कैद। पुनर्विवाह करने से न केवल अभय को पिता का प्यार मिल जाएगा, वरन 2 मातृहीन बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। फिर यह रिश्ता तो मेरा जाना पहचाना है। तू राजीव के साथ सुखी रहेगी, यह मेरा विश्वास है। आंचल में आए फूलों को मुरझाने मत दे मेरी बहना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर उत्तर देना। रमा दीदी की बात सुनकर अनिका को भी लगने लगा था जीवन एक समझौता ही तो है। आज भी वह असंख्य व्यंग वाणों से घायल दया के साथ जीवन के साथ समझौता ही तो कर रही है। एक समझौता राजीव के साथ भी करके देख ले। पहली स्थिति में वो स्वयं के लिए ही जी रही है, जबकि दूसरी स्थिति में वह अन्य 3 प्राणियों के लिए भी शायद उपयोगी बन जाए। अभय को भी शायद पिता का तथा भाई बहन का प्यार मिल जाए। यह सच है कि वह कुलदीप की यादों को, उसके साथ बिताए पलों को कभी भूल नहीं पाएगी, पर मन मंदिर में अपने इष्टदेव की मूर्ति की स्थापना करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर तो हो ही सकती है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही एक सीधे साधे समारोह में उसका राजीव से विवाह हो गया। उसने घर में प्रवेश किया, एक लजीली शर्मीली दुल्हन की तरह नहीं, वरन कर्तव्य की तेज धार पर स्वयं को बलिदान करने के लिए। वैसे तो राजीव भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोगों के समझाने पर उन्हें भी लगने लगा कि पुनर्विवाह करना ही बच्चों की उचित परवरिश के लिए श्रेयस्कर होगा। बच्चों को इधर उधर भटकते देखकर वे भी व्यथित हो चले थे। राजीव के कहने पर वह अभय को भी ले आई थी। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो पहले ही दिन वह 2 बच्चों की मां बन गई थी। अभी वो ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि बुआ सास ने 9 वर्षीय शुभम तथा 4 वर्षीय राधा को उसे सौंपते हुए कहा, तुम तो जानती ही हो बेटी कि छोटी उम्र में ही इनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। बेचारे अभी तक इधर उधर ही भटकते रहें। अब तुम्हारे आने से आशा है कि इन्हें स्थायित्व तो मिल जाएगा और शायद टूटा घर एक बार फिर से बस जाए। घर में एक वही बुजुर्ग महिला थी। राजीव के माता पिता का स्वर्गवास काफी पहले ही हो चुका था। तब दोनों भाई राजीव और मुकुल की परवरिश भी बुआ के घर पर ही हुई थी, इसीलिए सब उनको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते थे। तभी 4 वर्षीय राधा कह उठी, दादी अम्मा, आप तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी को लेकर आ रहे हैं, किंतु यह तो हमारी मम्मी नहीं है, कोई और है। बेटा, यह तुम्हारी नई मम्मी है। ये भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी जितना तुम्हें तुम्हारी मम्मी करती थी, बुआ ने उसे समझाते हुए कहा। किंतु राधा रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई शुभम भी चला गया, शायद उसे समझाने के लिए। शुभम को परिस्थितियों ने शायद समय से पहले ही समझदार बना दिया था, किंतु माँ के प्यार के अभाव के कारण राधा चिड़चिड़ी हो गई थी। बच्ची है, तुम्हारा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी, बुआ सास ने उसे समझाते हुए कहा। शुभम और राधा से उसने अभय को अपने पास सुलाने के लिए कहा तो दोनों ने ही यह कहकर मना कर दिया कि उनके कमरे में जगह नहीं है। अपने पास सुलाना चाहा तो राजीव अप्रसन्न लगे। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर पुरुष बिना कुछ कहे ही अपने हाव भाव से बहुत कुछ कह देता है। नारी पुरुष के इस व्यवहार को समझने में पूर्णतया सक्षम होती है। शायद नारी की यही सक्षमता कई बार घर में किसी अनहोनी को जन्म लेने से पहले ही रोक लेती है। यही उसके साथ हुआ। अंत में उसने अभय के सोने की व्यवस्था ड्राइंग रूम के दीवान पर कर दी। एक दिन वह रात्रि में पानी पीने के लिए उठी तो देखा अभय दीवान के एक कोने में बैठा डर के कारण कांप रहा है। अपने दिल के टुकड़े की यह दशा देखकर मन रोने को हो आया।
उसे दिलासा देते हुए पूरी रात्रि उसके सिरहाने बैठे बैठे काट दी तथा सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। प्यार वो भी चोरी चोरी। अभय भी नए घर में डरा डरा सहमा सहमा रहता था। शुभम और राधा उससे बात नहीं करना चाहते थे। राजीव कभी करते भी तो ना वे सहज हो पाते और ना ही अभय। शुभम ज़्यादा परेशान नहीं करता था, लेकिन राधा माँ के जाने से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अनिका और राजीव बेडरूम में बैठे किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक राधा आकर बोली, आप उठिए पलंग से, यह मेरी माँ का है, इस पर आप नहीं बैठ सकती, इस पर केवल मेरी माँ ही बैठ सकती है, दूसरा और कोई नहीं। राधा का आक्रोश देखकर अनिका खड़ी हो गई। राजीव भी समझ नहीं पाए कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। थोड़ा संभल कर धीरे से बोले, बेटा, यह भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हें प्यार करती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं, मम्मी जैसी ही हैं, मम्मी तो नहीं है ना। और प्यार तो ये अपने बेटे अभय से करती हैं, हमें नहीं। तिरस्कार से उसने उसे देखते हुए कहा था। अनिका के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ना जाने कहाँ से उसके मन में आ गया था कि अभय उसका बेटा है और वे दोनों सौतेले। शायद समाज के उड़ते विषदंतों का जहर फैलने लगा था। परिस्थितियों से समझौता करने के प्रयास में दिल छलनी होने लगा, किंतु चाहते हुए भी वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद अन्य सभी की उपेक्षा के कारण अभयहीन भावना से ग्रसित होने लगा है, जो उसके स्वस्थ विकास में रुकावट बन सकता है। इसका असर उसके रिजल्ट पर भी पड़ने लगा है। पिछले 1 वर्ष से उसके हर विषय में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने अभय को हॉस्टल में रखने का प्रस्ताव राजीव के सम्मुख रखा। उसकी बात सुनकर वे बौखला ही गए, किंतु घर की विकट होती जा रही परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसके अति आग्रह करने पर राजीव मान गए। अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करते हुए दिल में अनेक नागफनी चुभे थे। अनिका के दिल में स्वयं से नफरत होने लगी थी। स्वयं के सुख के लिए उसने दूसरा विवाह तो कर लिया, पर दूसरे के बच्चों के साथ न्याय करने के चक्कर में वह अपने कोख जय पर ही अन्याय करने जा रही है। पर वह करे भी तो क्या करे, जब ओखली में सिर डाल ही लिया है तो मूसल तो सहने ही पड़ेंगे। अभय भी बिछड़ते हुए बहुत रोया था। उसे रोते देखकर उसका दिल भी बहुत रो रहा था, पर शरीर पत्थर बना उसे समझाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। वार्डन के हाथों उसे रोता हुआ छोड़कर वह वापस घर लौट आई थी। उसके फैसले पर उसके परिवार में भी विरोध हुआ। उसके माता पिता ने अभय को अपने साथ रखना चाहा, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसने उनका कहना मानकर दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु अब उसे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने दे। जिंदगी के साथ किए समझौतों को निभाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विषम से विषम हालात में भी वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। कभी किसी पल यदि राजीव अभय के ऊपर हो रहे खर्चे को लेकर कुछ कह दिया तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। अपनी इस मना स्थिति से उसने राजीव को भी अवगत करा दिया था। राजीव ने भी उसकी इच्छा का आदर किया था। बच्चों की हारी बीमारी में सदा उसने छुट्टी लेकर उनकी सेवा की। कभी भी राजीव को शिकायत का अवसर नहीं दिया। धीरे धीरे अभय भी उसकी स्थिति को समझने लगा था। अतः धीरे धीरे उसने हॉस्टल के नियमों के अनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ कर दिया। अनिका को जब भी मौका मिलता उससे जाकर मिल आती। उसे संतोष सिर्फ इतना था कि अब वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगा था। धीरे धीरे शुभम और राधा भी अनिका के महत्व को समझने तथा आदर देने लगे थे। यद्यपि उन्होंने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया, शुभम मौसी कहता था। राधा ने भी उसी का अनुसरण किया। यही कारण था कि अब जब छुट्टियों में अभय घर आता तब सब उसे सहज भाव से स्वीकारने लगे थे। साथ साथ खाते सोते, यहाँ तक कि खिलौने भी उसके साथ शेयर करते थे। समय के साथ शुभम इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में लग गया। वहीं अभय पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो गया। राधा भी महाविद्यालय में अध्यापिका बन गई थी। अब सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी भी
अनिका के त्याग एवं बलिदान की सराहना करते नहीं थकते थे, जिसके साहस और सहनशीलता ने एक टूटे परिवार को प्यार और स्नेह के बंधन में बांध दिया था। शुभम और अभय दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज राधा के विवाह के भार से मुक्त होकर वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, किंतु राजीव के कहे वाक्य ने उसके त्याग बलिदान को नकार उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वह आज एक बार फिर इतने बड़े घर में पति के रहते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। व्यक्तित्व को मिटाकर नारी अपना कर्तव्य निभाती जाती है, पर सराहना के दो शब्द मिलने के बजाय सदा उसे तिरस्कार ही मिलता रहा है। क्या पुरुष ही प्यार करना जानता है, एक स्त्री नहीं? यदि राजीव ने अपनी पत्नी खोई तो क्या उसने अपना पति नहीं खोया था? कैसी विडंबना है। वह चाहती तो विवाह करके उसके बच्चों को नकार सिर्फ अभय के लिए जी सकती थी। क्या कर लेते वो, पर उसने ऐसा नहीं किया। हमेशा की तरह इस बार भी उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। राधा के विवाह को 15 दिन बीत गए, किंतु अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था। पता नहीं क्यों अनिका को उसकी बेहद याद आती थी। भले ही वो उसकी कोखजई नहीं थी, किंतु पाला तो उसने ही था। प्यार का यह बंधन स्वाभाविक ही था। मन नहीं माना तो उसने उसकी ससुराल उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। पता चला कि वे लोग घूमने गए हैं। हाँ, वह जानती थी कि विवाह के फौरन बाद ही उन दोनों का हनीमून के लिए सिंगापुर जाने का प्रोग्राम था। इस तथ्य से वो भली भांति परिचित थी। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों सोचकर मन को बहलाया। एक दिन अनिका किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि राजीव की आवाज़ आई। कहाँ हो अनिका? राधा का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। तत्परता से उसने फ़ोन का रिसीवर हाथ में पकड़ा। कानों से आवाज़ टकराई, माँ, आई रियली मिस यू। मेरे मुंह से माँ सुनकर आप चौंकी होंगी, किंतु आज आपसे दूर रहकर ही महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने सदैव मुझे अपने आंचल की छत्र छाया प्रदान की। मुझे क्षमा करना माँ। अनिका की आंखों से एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगे। स्वयं को संभाल कर बोली, बेटी क्षमा कैसी, तुम मेरी बेटी हो और बेटी ही रहोगी। बच्चे माँ से तथा माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। थोड़ी देर बात करके अनिका ने फ़ोन रख दिया। राजीव लगातार उसकी ओर ही देखे जा रहे हैं। उनकी आंखों में जैसी तृप्ति, आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। राजीव ने कहा, अनिका तुम न होती तो ये घर कब का बिखर चुका होता, और मैं भी। राजीव ने अनिका को गले से लगा लिया। एकाएक उसे लगा मानो संसार की सारी खुशियाँ अचानक उसके दामन में समा गई हैं। उसकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई है। आज बच्चों ने उसे अपनी माँ मान लिया और पति ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया था। आज वे बहुत खुश है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।